हेलमेट का ना लगाना, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना, गंदगी फैलाना, कम आयु में ही शादी कर देना, लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान न देना, ऐसी कई और बातें एक दिन पड़ सकती हैं आप पर भारी। इसलिए हम आ रहे हैं पूरे देश को जागरूक करने। सर, सबसे पहले हम आपका नाम और आपकी संस्था का नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मुकिल है और मेरी संस्था का नाम है मुकिल स्कीम लियो। सर, आपकी संस्था को खुले हुए कितना समय हो गया? ये लगभग करीब 7 या 8 साल। 7 या 8 साल। जी। सर, आपको टीचिंग लाइन में आने का किससे प्रेरणा मिली? आपको टीचिंग लाइन में आने के किससे प्रेरणा मिली? इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस इन फैक्ट। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मुझे पढ़ाने का शौक कभी से था और मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था और मैं बहुत इन्जॉय करता था टीचिंग को। तो मैं वैसे होटल इंडस्ट्री में था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद मेरा पैशन कहीं और छुपा हुआ है। तो मुझे लोगों की पर्सनैलिटी को जज करना, उनको ऑब्जर्व करना, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, मैं काफ़ी स्टेज करता था। मैं हर एक कैरेक्टर को बहुत डिफाइन करता था, इसलिए मैंने एक ऐसा प्रोफेशन चुना जिसको मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, जिसको मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में ढाल करके और उसे पढ़ाता हूँ, जिसका मेरा अपना प्रोफेशन है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, यानी लोगों की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना। तो ये जुनून था शुरू से, स्टूडेंट लाइफ से, तो मैंने उसको अपना करियर बना लिया। ओके। जैसे कि सर ने बताया है कि सर का शुरू से पैशन रहा है दूसरे की सामने वाले की पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने का। तो सर, हम अगली बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब स्टूडेंट आपके पास आता है तो आप उनकी किस किस स्किल्स को ज़्यादा डेवलपमेंट करने की वो करते हैं? जो स्टूडेंट मेरे पास आता है तो पहले मैं उसके माइंडसेट को रीड करने की कोशिश करता हूँ कि वो किस अप्रोच से मेरे पास आया है और मुझसे वो क्या एक्सपेक्ट करता है। फिर विदिन 2 और 3 डेज में उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको समझता हूँ। फिर डेफिनेटली जो वो चाहता है मुझसे उसको फिर मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। बहुत से स्टूडेंट ऐसा आते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो उनको स्टार्टिंग से ही सीखना होता है। तो पहले उनको सेंटेंस फॉर्मेशन, इनफैक्ट सेंटेंस डिलीवरी, कैसे सेंटेंस में डिलीवर करना है, और धीरे धीरे उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना कि वो अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील करें। तो मेन चीज़ क्या होता है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है स्टूडेंट नहीं बोल पाता। तो स्टार्टिंग में हमें यही देखना होता है कि स्टूडेंट कहाँ स्टैंड करता है और उसको कॉन्फिडेंस को उसके अंदर इंकलकेट करता है। सर, आपकी ये कोचिंग है मुकिल इंग्लिश इंस्टीट्यूट के नाम से है। आपकी अलीगढ़ में इसके अलावा और भी कहाँ ब्रांचेस हैं? कितनी ब्रांचेस हैं? मैं अलीगढ़ में बेसिकली अभी फ़िलहाल 2 ब्रांच रन कर रहा हूँ। एक मेरी जीटी रोड पर है और एक मेरी ये महाजन होटल पे है। बट मेरा ड्रीम है कि मैं हर शहर में मैं एक ब्रांच रखूँ और जितना मैं स्टूडेंट को हेल्प कर सकूँ पर्सनैलिटी वाइज, कम्युनिकेशन वाइज, मैं चाहता हूँ वो अच्छा करियर बनाए और उनको अच्छा फ्यूचर मिले। तो मेरा ड्रीम रहता है कि जो चीज़ मैं नहीं पूरा कर पाया, मैं चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट आगे बढ़े और उसको पूरा करे। तो उसके लिए उसको कम्युनिकेशन उसका स्ट्रांग होना ही चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो आईने की तरह होनी चाहिए। तो बस मैं चाहता हूँ मैक्सिमम जितना स्टूडेंट को टच कर सकूँ मैं टच करूँ। तो सर, आप अपनी उन चुनौतियों, उन कठिनाइयों के बारे में बताइए जो आप इस संस्था को खड़ी करने से पहले आपने फेस करी हैं। क्या क्या स्ट्रगल रहा है आपकी लाइफ में जो आप ये मुकिल इंस्टीट्यूट नाम से संस्था को चला रहे हैं? तो शुरू करने से पहले आपकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल रहा है? स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया मेरा एक पैशन रहा है और मैं कभी इस काम को लेकर थका नहीं आज तक। मैं इस काम को 20 साल से कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि शायद मैंने बहुत कुछ बाकी मेरे अंदर स्टूडेंट को देने के लिए। तो डेली मैं बोलता हूँ तो बहुत एक अलग माइंडसेट मेरे पास होता है। और मैं जब इंस्टीट्यूट को मैंने इस्टेब्लिश किया था उससे पहले मैं फ्रीलांस ट्रेनर था
मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाकर क्लास लेता था, तो वहाँ से मेरी अपनी फेस वैल्यू मैंने बनाई और स्टूडेंट मुझे जानने लगा। तो फिर एक टाइम आया मेरी लाइफ में, मैंने सोचा कि कहीं एक जगह बैठा जाए, वहीं पे स्टार्ट किया जाए। तो मैं फिर अपने सेंटर को स्टार्ट किया यहाँ पे अतौली बस स्टैंड के पास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 साल के बाद मुझे वो खाली करना पड़ा, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने मुझसे कहा था कि मुझे बिल्डिंग को दोबारा से बनाना है, तो मैंने उसको खाली कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर आया और रही बात चुनौतियों की, तो मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है। किसी इंसान को उसकी पर्सनैलिटी को दोबारा से री इन्वेंट करना, रीडिस्कवर करना और उसको बताना कि तुम क्या हो, तुम्हें क्या अपने अंदर डेवलप करना है, ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जज करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ और फिर उसको फिर मैं ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ बेटर फॉर्म में। आपके हिसाब से अपने इंडिया में जो इंडिया एजुकेशन का सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंजेस होना चाहिए, क्या क्या नया तरीका अपनाना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स जो हैं इजीली तरीके से और अंडरस्टैंड करें, समझें पढ़ाई को? अभिषेक भाई देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमारा जो एक सिस्टम है ना, मतलब रैट रेस की तरह से हर एक स्टूडेंट को एक ही फॉर्म में, मतलब उसको आगे उसको प्रोवोक किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है कि तुम्हें मतलब 10th, अब कोई स्टूडेंट अगर साइंस में अच्छा नहीं है तो भी उसको साइंस पढ़ना पड़ रहा है, कोई अगर आर्ट्स में अच्छा है तो भी उसको साइंस पढ़ना पड़ रहा है। तो बहुत जल्दी एक स्टूडेंट की जो इंस्टिंक्ट है उसको स्कूल लेवल पे जज कर लेना चाहिए कि इसका बेसिकली इंस्टिंक्ट क्या है, ये क्या अच्छा कर सकता है। तो स्टूडेंट को उसी तरफ मोटिवेट करना चाहिए ताकि स्टूडेंट उस चीज़ में आगे जा सके। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। और हम लोग क्या करते हैं, 12th तक स्टूडेंट को एक ही फॉर्मेट पे लेके चलते हैं। मेरे हिसाब से एक अर्ली स्टेज होती है 6-7 तक स्टूडेंट की जो पर्सनैलिटी है उसको जज कर लेना चाहिए कि ये बेसिकली किस ट्रेट में फिट बैठेगा और उसी ट्रेट में, उसी फॉर्म में, उसी फील्ड में उसको मोटिवेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब 12th के बाद अननेसेसरी उसको पुश किया जा रहा है कि तुम्हें ये साइंस ही पढ़ना है। अब साइंस में वो अच्छा नहीं कर पा रहा, उसको पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पा रहा, बट फिर भी उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वो उसकी वजह से उसके जो दूसरे एरियाज हैं जिसमें वो अच्छा है वो उसमें भी काम नहीं कर पा। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कम से कम ये तो होना चाहिए कि एक इनिशियल स्टेज पर स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को जज करें और फिर उसी हिसाब से उसको आगे लेके जाएं। तो सर ये जो इनिशियल स्टेज पे जैसे कि आपने कहा कि पर्सनैलिटी को जज करना चाहिए, तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये टीचर की है या फिर उसके पेरेंट्स की है, गार्जियंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ये चीज़ जो उसको इनिशियल पोजीशन पे जज करें कि आपके लिए बेटर है आप वही चूज़ करिए। जब आपको मैथ पसंद है तो आप कॉमर्स में ना भागिए, इस तरीके से। तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? आई थिंक ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है क्योंकि बच्चा पेरेंट्स से ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगर पेरेंट्स समझते हैं कि मेरा बच्चा जो है पर्टिकुलरली इस फील्ड में अच्छा कर सकता है तो उसको वो ज़्यादा, मतलब उसको ज़्यादा अननेसेसरी दूसरी फील्ड के लिए उसको ज़्यादा मतलब बूस्टअप ना करें कि तुम्हें नहीं डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर बनना है। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिन लोगों ने एज ए क्रिकेटर, एज ए फिल्म, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में या फिर आप सिंगिंग में या फिर और टैलेंट्स में बहुत नाम कमाया है, बहुत अच्छा किया है, जो स्टडीज़ में अच्छा नहीं कर पाए। बट उन्होंने कहानी बताई कि हमारे पेरेंट्स ने कभी सपोर्ट नहीं किया बट हम फिर भी बन गए ऐसा। तो फिर भी वो उनकी एक जिद थी, वो बन गए। ठीक है, तो अगर पेरेंट्स ने सपोर्ट कर शायद वो बहुत और जल्दी कर लेते और अच्छा कर पाते। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हिसाब से। तो सर ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये ज़्यादातर पेरेंट्स को जज करना चाहिए। बट आप उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि नहीं तुम्हें PCM ही लेनी है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको ये नहीं ये करना चाहिए, तो उन पेरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि बच्चों का करियर उनके साथ बैठें, उन्हें जज करें, उन्हें ऑब्जर्व करें कि वो क्या चाहते हैं और उन्हें मोटिवेट करें। और डेफिनेटली अगर वो उस फील्ड में उनको लेके जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नाम कम कर सकते हैं और ज़्यादा इजी वे में कर सकते हैं कि वो उस चीज़ को वो इन्जॉय करेंगे और बहुत कुछ पा सकते हैं लाइफ में। और जो लोग एकेडमिकली आगे पढ़ना चाहते हैं तो उनको एकेडमिकली उनको आगे प्रमोट करना चाहिए। डेफिनेटली वो एज ए डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, ठीक है, और वो बन सकते हैं। बट इट्स ओनली द पेरेंट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल, यू नो, टू जज द रियल टैलेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। सर आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है?
मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मुझे अपने काम के अंदर बहुत मज़ा आता है और मैं उसमें कभी थकता नहीं हूँ। और आई थिंक मेरा काम जो है मुझे इतना बहुत पसंद है, वही मेरी स्ट्रेंथ है। और वीकनेस ये है कि अगर मैं कभी मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं अपने स्टूडेंट को, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अपना 100% नहीं दे पाया, तो बहुत अच्छा करने के चक्कर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं कुछ मुझसे गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो वो मेरी वीकनेस भी है, मेरी स्ट्रेंथ ही मेरी वीकनेस है। तो आदमी ऐसा होता है ना, जब कुछ चीज़ बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है तो वो फॉल्ट तो करता ही है, वो बेसिकली वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं डगमगा जाता हूँ। बट क्योंकि काम करने का एक शौक़ है और स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को लीड करने का एक शौक़ है, तो मज़ा आता है स्टूडेंट को पढ़ाने में, वही मेरी स्ट्रेंथ। सर जब आप अपनी नॉर्मल स्कूलिंग लाइफ में थे, तो स्कूलिंग लाइफ में आपको आपके पेरेंट्स ने कभी फोर्स किया कि आपको ये कोर्स नहीं, ये कोर्स करना चाहिए? आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट था तो स्टार्टिंग से था या आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन कोचिंग प्लानिंग बनी आपकी? मेरी स्कूलिंग एक बहुत ही ऑर्डनरी स्कूल से हुई है, जहाँ पर इंग्लिश का माहौल नहीं था। बेसिकली मैं बहुत ही लो ग्रेड स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई, क्योंकि मेरे फादर का इतना पैसा नहीं था कि मुझे बहुत ही अच्छे स्कूल से कॉलेज कराते। बट हाँ, मैंने 9-10 जो है वो कॉन्वेंट से किया, और उसके बाद फिर मैं यूपी बोर्ड में आ गया, फिर मैं ग्रेजुएशन में आ गया, एबी में आ गया। तो मैंने डिफरेंट फॉर्मेट में, मतलब डेफिनेटली मैंने काम, मतलब मैं रहा मीडियम्स पे रहा। रही बात इंग्लिश बोलने की, तो मुझे बचपन से ही शौक था इंग्लिश बोलने का, और काफ़ी मैंने कभी कभी ह्यूमिलेट भी हुआ, मैंने काफ़ी इंसल्टिंग भी फील हुआ। मुझे बोलने का शौक था, मैं ये लिखा था क्या बोल रहा हूँ, बट मैं बोलता था। तो कभी कभी गलती भी करता था, तो मुझे होता पता नहीं चलता कि मैंने गलती कर दी। बाद में एक बार ऐसे ही मैं मतलब टीचर के साथ बैठा हुआ था, तो मैं कोई साहब आए और बोला कि कोई जेन्युइन रीज़न रहा होगा, कोई खास वैलिड रीज़न रहा होगा। तो मैं जेन्युइन को समझा, कोई जिन भूत रहा कहाँ से आ गए। तो मैंने टीचर के सामने कहा कि सर कहाँ आ गए जिन भूत? तो उन्होंने कहा जिन भूत नहीं, जेन्युइन रीज़न मतलब। तो उन्होंने बताया मुझे, तो मैं बेसिकली बहुत रेस्टलेस था, मैं कहीं भी कोई भी चीज़ को फ़ौरन बोल देता था। तो मुझे शौक था सीखने का, और मुझे वो वर्ड आज भी याद है। एक बार 92 की है, मैं केमिस्ट्री का ट्यूशन ले रहा था सर से, टीचर से, तो मैंने ये बात कही। सर ऐसी कोई और फनी किस्सा आपकी लाइफ में और हुए हो, जो कि इंग्लिश को लेके, या फिर स्कूलिंग लाइफ में, या फिर ग्रेजुएशन लाइफ में कोई भी हो ऐसा, एक आध बताइए सर। हाँ, मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ बहुत इंजॉय किया, नो डाउट। हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, सारा हमारा ग्रुप था। ये की बात है ग्रेजुएशन की, तो स्टूडेंट्स करते ही मस्ती क्लास के अंदर। तो ऐसे ही कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, वो टीचर्स को, जो टीचर्स का नाम होता था उससे तो नहीं, बल्कि किसी और नाम से, उनको निक नेम से बोलते थे। तो ऐसे ही एक बार हम लोग वाइवा दे रहे थे इंग्लिश का, तो हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर थे, उनसे हमारा एक नॉवेल था जिसमें कोई कैरेक्टर था माइकल होंडा। तो एक लड़का बाहर चिल्ला रहा था, बाहर से वाइवा लेने दे रहा था टीचर्स को। तो वो बाहर आए, उससे उन्होंने कहा कि Who is shouting outside there? तो वो बोला सर माइकल होंडा is shouting outside there। तो हमें बहुत मज़ा आया क्लास के अंदर। हमारे बहुत सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं, और क्लास में तो खैर मैं जब डेली पढ़ता हूँ तो बच्चों के साथ काफ़ी फन रहता है मेरा। तो इट्स वेरी इजी, इनफैक्ट मज़ा आता है पढ़ने में फन के साथ। आपको किस किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है? मेरी हॉबी वैसे टीचिंग भी है, एक्टिंग भी है, और घूमना फिरना, और लोगों से बात करना चाहता है। सर एक्टिंग में आपका जो फेवरेट एक्टर है वो कौन है? जिससे जहाँ जो भी जाता है वो मेरा फेवरेट रहता है। बट अगर आप ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्टर आप कहें तो इंडस्ट्री में जो मल्टीटास्क एक्टर है वो गोविंदा है। बट उसको एक्टर लोगों ने डांस एक्सेप्ट किया, उसने अपना रोल किया। और बहुत सारे एक्टर हैं, मेरा फेवरेट अमिताभ बच्चन भी है, और शाहरुख भी है, काफ़ी एक्टर्स हैं जिससे जो मिलता है उससे। सर आपको इंस्पिरेशन किससे मिलती है, आप किससे इंस्पायर हैं सर? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो आई थिंक जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी,
मैं उनसे बहुत इंस्पायर रहता हूँ और मैं उनको एज ए पॉलिटिशियन कभी नहीं लेता, मैं उनको लेता हूँ एज ए टीचर, क्योंकि मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छी टीचिंग देते हैं अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से, लोगों को काफ़ी कुछ सिखाना चाहते हैं, तो मैं उनको अपना एक अच्छा टीचर मानता हूँ। और काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब बहुत ईजी वे में लोगों को समझा देते हैं। एक टीचर वही होता है जो बहुत ईजीली अपने स्टूडेंट तक पहुँच सके और स्टूडेंट क्या चाहता है वो उसको समझा दे। तो मैं समझता हूँ मेरे अच्छे गुरु हैं, वो अच्छे टीचर हैं और डेफिनेटली मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। सर ये जो कोरोना काल है, ये जो कोरोना काल चल रहा है, जैसे कि आपने देखा था कि काफ़ी लॉकडाउन भी रहा, पूरे 7-8 महीने लॉकडाउन रहा करीब, तो उसमें आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको अपनी क्लासेस को लेके, आपने कैसे कैसे अपने स्टूडेंट्स को हैंडल किया, किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा सर? नहीं, शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि टाइम मिलता नहीं था किसी काम के लिए, तो लगा चलो कुछ टाइम मिल जाएगा, स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो मुझे टाइम मिल रहा है, मैं अपने आप को टाइम दे पा रहा हूँ, कुछ नया सोच पाऊँगा, नया क्रिएट करूँगा। लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतना लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा छुट्टियों का। तो बहुत टाइम 3-4 महीने के बाद फिर बहुत फेडअप होने लगा था, क्योंकि आदत सुबह से शाम तक बिजी रखने की। लेकिन काफ़ी हद तक अपने आप को समझाया, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मुझे बेसिकली अगर मैं बाहर निकलता हूँ या अगर मैं रूल्स को फॉलो नहीं करता तो जाहिर सी बात है मुझे टीचिंग का भी हक नहीं है, क्योंकि एज ए टीचर मुझे दूसरों के लिए एक मिसाल बनना है ताकि लोग जो है उसको फॉलो करें। तो काफ़ी नर्व पे कंट्रोल किया और ये भी लगता था कि लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, मेरी नहीं बल्कि सभी की लाइफ डिस्टर्ब हो गई और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आई। तो मतलब कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का टाइम ज़िंदगी में आ जाएगा कि सब लोग इतना मतलब परेशान हो जाएंगे, जॉब को लेकर के, काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर, हेल्थ को लेकर के, हर तरह की परेशानी का माहौल बना हुआ था। तो मतलब लाइफ पूरी तरह से जिसमें पटरी से उधर जाना, प्लेटफॉर्म पर आना, फिर दोबारा से ट्रैक पर आना, तो काफ़ी कुछ मुझे डिफरेंट फील हो रहा था। बट ये कि अब स्लोली ग्रेजुअली चीज़ें जो है बदल रही हैं, लाइफ ट्रैक पर आ रही हैं और उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, कंट्री की जो प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर हो जाए और सब लोग एक अच्छी जीवन ज़िंदगी जिए। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से HBL न्यूज़ चैनल की तरफ से स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उन्हें किस तरीके से अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए, कि क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया आज और आपने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों तक पहुँचूँ और उनको अपनी आवाज़ या अपनी बात तक पहुँचाऊँ। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ। और स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि डेफिनेटली दे शुड वर्क हार्ड, दे शुड बी ऑनेस्ट टू देयर करियर और पूरा सिंसियरिटी से करना चाहिए, लगन से करना चाहिए और हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और अपने आप को पहचानें, अपनी लाइफ में अच्छा काम करें, कंट्री के लिए अच्छा काम करें, उनका भी नाम होगा, हमारे शहर का भी नाम होगा, कंट्री का भी नाम होगा और उनकी फैमिली का भी नाम होगा और हम सब भी प्राउड फील करेंगे। क्या क्या है आपको, किस किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है? मेरी हॉबी वैसे टीचिंग भी है, एक्टिंग भी है और घूमना फिरना और लोगों से बात करना चाहता है। सर एक्टिंग में आपका जो फेवरेट एक्टर है वो कौन है? जिससे जहाँ जो मिल जाता है वो मेरा फेवरेट रहता है। बट अगर आप ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्टर आप कहें तो इंडस्ट्री में जो मल्टीटास्क एक्टर है वो गोविंदा है। बट उसको एक्टर लोगों ने डांस एक्सेप्ट किया, उसने अपना रोल किया और तो बहुत सारे एक्टर हैं। मेरा फेवरेट अमिताभ बच्चन भी है और शाहरुख भी है, काफ़ी एक्टर्स हैं जिससे जो मिलता है वो उससे। सर आपको इंस्पिरेशन किससे मिलती है, आप किससे इंस्पायर हैं सर? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो आई थिंक जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, मैं उनसे बहुत इंस्पायर रहता हूँ
और मैं उनको एज ए पॉलिटिशियन कभी नहीं लेता, मैं उनको लेता हूँ एज ए टीचर, क्योंकि मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छी टीचिंग देते हैं अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से, लोगों को काफ़ी कुछ सिखाना चाहते हैं, तो मैं उनको अपना एक अच्छा टीचर मानता हूँ। और काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब बहुत ईजी वे में लोगों को समझा देते हैं। एक टीचर वही होता है जो बहुत ईजीली अपने स्टूडेंट तक पहुँच सके और स्टूडेंट क्या चाहता है वो उसको समझा दे। तो मैं समझता हूँ मेरे अच्छे गुरु हैं, वो अच्छे टीचर हैं और डेफिनेटली मैं उनसे बहुत इंस्पायर। सर, ये जो कोरोना काल है, ये जो कोरोना काल चल रहा है, जैसे कि आपने देखा था कि काफ़ी लॉकडाउन भी रहा, पूरे 7-8 महीने लॉकडाउन रहा करीब, तो उसमें आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको अपनी क्लासेस को लेके, आपने कैसे कैसे अपने स्टूडेंट्स को हैंडल किया, किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा सर? नहीं, शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि टाइम मिलता नहीं था किसी काम के लिए, तो लगा चलो कुछ टाइम मिल जाएगा, स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो मुझे टाइम मिल रहा है, मैं अपने आप को टाइम दे पा रहा हूँ, कुछ नया सोच पाऊँगा, नया क्रिएट करूँगा। लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतना लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा छुट्टियों का। तो बहुत टाइम 3-4 महीने के बाद फिर बहुत फेडअप होने लगा था, क्योंकि आदत सुबह से शाम तक बिजी रखने की। लेकिन काफ़ी हद तक अपने आप को समझाया, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मुझे बेसिकली अगर मैं बाहर निकलता हूँ या अगर मैं रूल्स को फॉलो नहीं करता तो जाहिर सी बात है मुझे टीचिंग का भी हक नहीं है, क्योंकि एज ए टीचर मुझे दूसरों के लिए एक मिसाल बनना है ताकि लोग जो है उसको फॉलो करें। तो काफ़ी नर्व पे कंट्रोल किया और ये भी लगता था कि लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, मेरी नहीं बल्कि सभी की लाइफ डिस्टर्ब हो गई और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आई। तो मतलब कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का टाइम ज़िंदगी में आ जाएगा कि सब लोग इतना मतलब परेशान हो जाएंगे, जॉब को लेकर के, काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर, हेल्थ को लेकर के, हर तरह की परेशानी का माहौल बना हुआ है। तो मतलब लाइफ पूरी तरह से समझे पटरी से उतर जाना, प्लेटफॉर्म पर आना, फिर दोबारा से ट्रैक पर आना, तो काफ़ी कुछ मुझे डिफरेंट फील हो रहा था। बट ये कि अब स्लोली ग्रेजुअली चीज़ें जो है बदल रही हैं, लाइफ ट्रैक पर आ रही हैं और उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, कंट्री की जो प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर हो जाए और सब लोग एक अच्छी जीवन जिंदगी जिए। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से, HBL न्यूज़ चैनल की तरफ से स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उन्हें किस तरीके से अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए, कि क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया आज और आपने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों तक पहुँचूँ और उनको अपनी आवाज़ या अपनी बात तक पहुँचाऊँ। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ। और स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि डेफिनेटली दे शुड वर्क हार्ड, दे शुड बी ऑनेस्ट टू देयर करियर और पूरा सिंसियरिटी से करना चाहिए, लगन से करना चाहिए और हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और अपने आप को पहचानें, अपनी लाइफ में अच्छा काम करें, कंट्री के लिए अच्छा काम करें, उनका भी नाम होगा, हमारे शहर का भी नाम होगा, कंट्री का भी नाम होगा और उनकी फैमिली का भी नाम होगा और हम सब भी प्राउड फील करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जैसे कि आज हमने मुख्य स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के डायरेक्टर जी से बातें करी। सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें करके, आपके अपने पर्सनल हॉबीज़ सारी चीज़ें शेयर करके, काफ़ी फनी आपके किस्से थे, बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके। थैंक यू। I really wish you a good luck to you and to your channel in fact, and it's really privilege for me कि मैं आपने मुझे टाइम दिया अपना और मैं चाहता हूँ कि 2021 आपका बहुत अच्छा जाए और आपका चैनल बहुत आगे जाए और आप लोगों तक पहुँचें और उनकी प्रॉब्लम को डेफिनेटली लोगों के सामने लेके आएँ। और मैं आपको यही कहूँगा, नया साल बहुत मुबारक हो आपको और आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आए। थैंक यू सो मच। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास, GT रोड, अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव।
अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे HBN न्यूज।